जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन प्रारंभ होता है, और इस प्रक्रिया से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस समस्त ज्ञान का उपयोग व्यवसाय और उससे संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज को प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, वाणिज्य की कक्षा में डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी, सहायक अध्यापक मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हैं। और इस सूक्ति के आलोक में आज हम आपके सामने एक नया प्रकरण लेखांकन चक्र लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिससे कि आज हम 3 पार्ट में इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। जो आपके सामने दृश्य है, फर्स्ट लेखांकन चक्र, अकाउंटिंग साइकिल हम आज आपको बताएंगे। दूसरा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए, वह है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस, अर्थात लेखांकन और लेखाकर में मूलभूत अंतर क्या होता है। पुस्तपालन की बात हम कर चुके हैं, और इस क्रम में लेखांकन चक्र एक, जिस प्रकार मनुष्य का जीवन या किसी भी जीव का जीवन जो होता है एक चक्र में होकर के और अपने पूर्णता को प्राप्त करता है, पुनः उसके बाद चक्र शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार से जो आप लेखांकन करने चलते हैं तो अभी एक चक्र में पूरा होकर के ही वह पुनः उस जगह पर पहुंचता है। इसके लिए 2 बातें आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी चक्र की बात आएगी तो वो समय से जुड़ा होता है, इसलिए हमारा जब लेखांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो एक पर्टिकुलर टाइम में हम इसको बांधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किसी भी व्यवसाय का जीवन जो होता है वो असीमित होता है, और एक ऐसा नहीं है कि हम आज व्यवसाय प्रारंभ किए और कल हम उसका परिणाम निकाल लिए, पुनः वो समाप्त हो गया। ऐसा होता नहीं। व्यवसाय ऐसा भी नहीं है कि हम आज प्रारंभ किए और 10 दिन के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद हम उसे बंद कर देंगे। वह तो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है प्यारे बच्चों। तो इसलिए किया क्या जाता है कि उसे एक निश्चित समय में बांट लिया जाता है। प्रायः जो समय हम लोग बांटते हैं या जो हमारे इसके संबंध में जो कानून हमें सहमति प्रदान करता है, जो वैधानिकता प्रदान करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है। अर्थात ये टोटल जो 12 मंथ हैं, हम इस 12 महीने का एक सामान्य तौर पर, एक मानक के तौर पर समय बांट दिया गया होता है। तो आज जो कंप्यूटर युग है, उस कंप्यूटर युग में तो क्या किया गया है कि हर 3 महीने पर, अर्थात इस 12 मंथ को भी 4 भागों में बांट करके और लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण की जाती है और उससे परिणाम प्राप्त कर लिए जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको बस इतना जानना है कि आपके लिए जो फाइनेंशियल ईयर होगा, जो वित्तीय वर्ष होगा, जो लेखांकन वर्ष भी हम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बच्चों? लेखांकन वर्ष भी कह सकते हैं। लेखांकन वर्ष ये कितने दिनों का होता है? हाँ, 12 महीनों का होता है, और इसका प्रारंभ जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है। चूंकि यह जो हम चक्र की बात कर रहे हैं ये इसी 12 महीने में पूर्ण करता है एक चक्कर।
जिस प्रकार आपकी पृथ्वी 365 दिन लगाती है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, ठीक उसी तरह से यह प्रक्रिया भी एक चक्कर पूरा करने में 12 महीने लगाया जाता है और उस 12 महीने के पश्चात हम इनसे रिजल्ट प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो स्टेप हम उठाते हैं, जो पहला कदम हम उठाते हैं, उसमें हम लेन देन अर्थात ट्रांजैक्शंस, हम बुक कीपिंग की क्रिया हम पहले स्टेप में पूरा करते हैं और उसमें हम सौदों को पहचानते हैं। पहचानने के बाद उन सौदों को विभिन्न जो सहायक बहियां हम आपके सामने प्रारंभिक प्रविष्टि की जो विभिन्न बहियां हैं, रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही और उसके बाद विशिष्ट रोजनामचा, इनमें हम सबसे पहले उन लेन देनों को जो जिससे संबंधित होगा, रोकड़ नगद लेन देन, नगद क्रय विक्रय रोकड़ बही में, उधार क्रय क्रय बही में, उधार विक्रय विक्रय बही में, अगर क्रय वापसी होती है तो उसे क्रय वापसी बही में लिखते हैं, विक्रय वापसी होती है तो उसे विक्रय वापसी में लिखते हैं। अगर हमें कहीं से बिल प्राप्त होने वाला है तो प्राप्य बिल बही में दिखाया जाएगा, लिखा जाएगा। देना दे बिल है तो दे बही बिल बही में लिखाया जाएगा। और इन सब के बावजूद जो चीज़ें बच जाती हैं उसे हम विशिष्ट रोजनामचा में प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह पहला स्टेप समाप्त होता है और जैसे ही पहला स्टेप समाप्त होगा तो दूसरा कार्य यानी दूसरा स्टेप हमारे सामने आ जाता है। हम उसको रोजनामचा जर्नल, यह जर्नल की प्रक्रिया इसी वही में जो नियमानुसार जो सिद्धांत के अनुसार हम लिखते हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं, हालांकि आप लोगों के सामने जो पाठ्य पुस्तक है उन पाठ्य पुस्तकों में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आप कंफ्यूजन में रहेंगे। लेन देन जैसे ही, जैसे कहा जाता है पहले लिख बाद में ले, आप भूल हो तो किताब कापी से ले, पुस्तक से ले, यह जो वाक्य कही जाती है इसके संदर्भ में यह बात कहती है कि पहले हम सबसे पहले जब हम देते हैं तो उसको लिख लें, तो उसको जब हम लिखते हैं तो उस बही को कहते हैं मेमोरेंडम। स्मृति पुस्तक में सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके पश्चात उससे जो है ले करके हम इन बहियों में छांट करके अलग अलग लिखते हैं। अगला स्टेप आता है हमारा रोजनामचा जर्नल एंट्री। इसमें हम दोहरा लेखा प्रणाली जो सबसे प्रसिद्ध प्रणाली है उस प्रणाली के अनुसार, या जिस भी आप रोकड़ प्रणाली का भी उपयोग कर सकते हैं। आप इस प्रणाली पर हम चर्चा करेंगे आगे। आप भारतीय बहीखाता प्रणाली जो कहीं से भी दोहरा लेखा प्रणाली से बिल्कुल भिन्न नहीं थी, वह भी साइंटिफिक था, और यह भी तो जिस भी प्रणाली से आप अपना रोजनामचा जर्नल तैयार करते हैं, तत्पश्चात उसके बाद हम इनकी सहायता से हम लेजर खाता बही में हम पोस्टिंग करते हैं, पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने का मतलब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाने को ही हम पोस्टिंग कहते हैं। तो इस लेजर बुक में एक बही है, उसमें हम वर्गीकृत करते हैं। इट मीन्स एक नेचर की, एक व्यक्ति से जुड़ा, एक देनदार, एक लेनदार का खाता, एक संपत्ति का खाता, दायित्व का खाता, हम उसमें अलग अलग करके और उससे संबंधित मदों को हम पोस्ट करते हैं। यहाँ तक पोस्ट करने के बाद हम इसका जो शेष निकालते हैं, हम जो इसका जर्नल का हम योग करते हैं, उसके बाद जब हम खाता बही में लाते हैं वर्गीकृत करके, तो प्रत्येक खातों का हम शेष निकालते हैं। उस शेष की सहायता से हम अगला स्टेप अर्थात चौथे स्टेप पर पहुंचते हैं। हम यहाँ पर तलपट तैयार करते हैं जिसको हम परीक्षा सूची भी कहते हैं। ये हमारा परीक्षा सूची सुनाते हैं कि यहाँ तक के किए गए कार्यों को बहुत हद तक त्रुटियों को दूर करने में सहायक होता है। हमें यहाँ पर सूचना भी ये दे देता है। तो हम यहाँ पर तलपट तैयार करते हैं। यहाँ तक की जो गतिविधि होती है प्यारे बच्चों, वह आपके बुक कीपिंग की गतिविधियाँ कहलाती हैं। और तत्पश्चात लेखांकन का कार्य 5वें स्टेप पर हम पहुँचते हैं और यहाँ पर हम इन शेष की सहायता से, इस परीक्षा सूची की सहायता से
हम व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण तैयार करते हैं। और जब यह तैयार हो जाता है, इनसे हम परिणाम प्राप्त करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, निर्वचन करते हैं और सूचना एकत्रित करके संबंधित को प्रसारित किया जाता है। पुनः अब हमारा एक वर्ष पूरा हो जाता है और उसके बाद पुनः हम अगले वर्ष में प्रविष्ट करते हैं और यहाँ पर यह लेन देन शुरू हो जाता है पुनः अगले बार, अर्थात एक चक्र पूरा हो जाता है। अब हम अगले बात करते हैं प्यारे बच्चों, लेखांकन चक्र के पश्चात आपके सामने यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह किन प्रोसेस से, किन विधियों से होकर के गुजरता है और अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लेखांकन विधि क्या है, क्या प्रक्रियाएं हैं इसमें, कैसे कैसे हम पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अर्थात हम उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं जो उस व्यवसाय और व्यवसाय के प्रगति में सहायक है। तो सबसे पहले हम बुक कीपिंग की क्रिया संपादित करते हैं, जिसके अंतर्गत हिसाब किताब करने का जो प्रारंभिक अवस्था है वो आपका पुस्तपालन होता है। उसके पश्चात जो द्वितीय अवस्था है, सेकंड स्टेज है, वह है लेखांकन। और उसके पश्चात जो तीसरा अर्थात पुस्तपालन और लेखांकन दोनों पर निर्भर करता है। यह अपने आप में अगर देखा जाए तो इसका एरिया जो है वो काफी ब्रॉड है, लेकिन जब तक ये दोनों पूर्ण नहीं होगा वो लेखा शास्त्र का रूप धारण नहीं करेगा। शास्त्र शब्द जब अपने आप में जुड़ जाता है तो उसके तमाम कंपोनेंट्स हो जाते हैं, तो वो कंपोनेंट्स आपके बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ये इन्हीं दोनों पर निर्भर है और तब जाकर के यह एक ज्ञान का पुंज बनता है, एक ज्ञान का भंडार बनता है, जिसे हम अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र कह सकते हैं। अब जो भी प्रक्रिया हम इसके बीच में अपनाते हैं उनको हम 7 प्रक्रियाओं में बांटते हैं। यहाँ तक आकर के यह लेखांकन अपने पूर्णता को प्राप्त करता है। इस प्रक्रियाओं में मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है ताकि आप बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, पुस्तपालन, लेखांकन और लेखाकर में अंतर स्पष्ट कर सकें। इस दृष्टिकोण से हमने आपके सामने ये 7 क्रियाओं को यहाँ पर हमने नोट किया है। लेखांकन सूचना की पहचान करना, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में उसका उल्लेख करना, खाता बही तैयार करना और परीक्षा सूची या तलपट तैयार करने तक का ये सारे जो कार्य आते हैं वह बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, उसके पश्चात जब हम इस परीक्षा सूची के आधार पर जब हम अंतिम खाते तैयार करते हैं तो ये अंतिम खाते और अंतिम खातों का जो हम विश्लेषण करते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस का तात्पर्य होता है 2 तथ्यों, 2 आपसी सहभागी तथ्यों को मिला करके जो हम परिणाम की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, वो विश्लेषण के अंतर्गत आता है। तो वो प्रक्रिया जो होती है वो अकाउंटिंग की प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद जो 7वां क्रिया है, ये सूचना का संक्षेपीकरण करते हैं। यहाँ पर भी विश्लेषण किया जाता है और उसका निर्वचन किया जाता है और तब उसके बाद संबंधित विभागों को, संबंधित प्रबंधकीय व्यवस्था को, व्यवसायी को, सरकार को, समाज के वो लोग जो आपके व्यवसाय में हित रखते हैं, उन सभी को सूचनाएं देने का कार्य किया जाता है। तत्पश्चात आपका यह लेखांकन प्रक्रिया समाप्त होता है और इन सभी को मिला करके हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और लेखाकर्म इस दिए गए तथ्य के आधार पर आप इसे भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब हम आपको अगला पुस्तपालन के संदर्भ में बताने जा रहे हैं। हमने पुस्तपालन और लेखांकन और लेखाकर्म का जो अभी आपके सामने विभिन्न क्रियाकलापों को रखा, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि पुस्तपालन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं संपादित की जाती हैं, लेखांकन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं संपादित की जाती हैं और
तत्पश्चात उन दोनों को सामूहिक रूप से हम लेखा कर्म की संज्ञा दे सकते हैं। इसी को हम एक फार्मूले के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। पुस्तपालन, एक बार पुनः आपका यह जो पाठ है वह रिवाइज हो जाएगा कि लेखा पुस्तकों में नियमानुसार शुद्ध और स्पष्ट एवं निश्चित ढंग से जो व्यवहारों को जब आप अंकित करते हैं, लिखते हैं, तो वह पुस्तपालन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद लेखांकन के अंतर्गत पुस्तपालन प्लस विश्लेषण और निर्वचन के लिए जो हम अंतिम खाते तैयार करते हैं वो लेखांकन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद पुस्तपालन प्लस लेखांकन सूचनाओं का संक्षेपीकरण, विश्लेषण, निर्वचन एवं संप्रेषण का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह लेखाकर्म या अकाउंटेंसी कहलाता है। अब प्यारे बच्चों, ये पुस्तपालन या हम अब इसको जो लेखाकर्म लेखांकन, ये आपस में जो इनका संबंध है वो आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। और अब ये प्रश्न उठता है कि इनका लाभ क्या होता है, अर्थात इसका महत्व क्या है। वो सभी बातें होंगी, पुस्तपालन के लिए भी होगा, लेखांकन के लिए भी होगा, अकाउंटेंसी के लिए भी बातें होगा, वो सब चीज़ें कॉमन है। मैंने यहाँ पर केवल पुस्तपालन के लाभ अथवा महत्व लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है, वही लाभ और महत्व आपका लेखांकन का भी होगा। और अगर अकाउंटेंसी की बात कहीं कोई करता है लेखाकर्म की, तो वही बात आप यहाँ पर मानेंगे। पुस्तपालन के लाभ अथवा महत्व पर हम प्रकाश डालेंगे तो सबसे पहले कर्मचारियों पर नियंत्रण। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि क्रय विक्रय की क्रिया की जाती है, लेन देन होते हैं, और यदि वो तत्काल में अगर कहीं रिकॉर्ड नहीं किए गए तो आज आपके जो कर्मचारी है वो कहीं गया है कोई चीज़ खरीदने, अगर उसका रिकॉर्ड लेकर के नहीं आया, भूल गया, तो वह लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। आपका जो लेखांकन वह सही सूचना देने में असमर्थ हो जाएगा। एक चीज तो इसके कारण जब हम लेखांकन प्रक्रिया अपनाते हैं तो वह व्यक्ति जाता है और वह जहाँ भी खर्च करता है, देता है, लेता है, तो उसके लिए जो रसीद प्राप्त होती है वो लेकर के आता है और उससे हम लेखांकन प्रक्रिया करते हैं। तो उस पर एक डायरेक्टली जो है मानसिक नियंत्रण होता है कि हमारा ये जो भी लेन देन कर रहे हैं इसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है, इसलिए उस पर नियंत्रण होता है। तो इसका लाभ जो होता है वो व्यवसायी को मिलता है कि उसके कर्मचारियों पर एक प्रकार का नियंत्रण स्थापित होता है। भूल से बचाव, हम कोई चीज़ अगर लेन देन करते हैं तो सबसे पहले लिखने की प्रक्रिया अपनाते हैं, पहले लिख लेते हैं तब हम देते हैं। तो हम अगर कहीं कहीं भूल कर रहे होते हैं तो तुरंत हमें उस रिकॉर्ड से पता चल जाता है कि हाँ हमने ये लिखा था और ये हमको देना है या लेना है, या हमारा जो लेनदार है या देनदार है उससे इतना धन देना है और लेना है, ये हमें जानकारी होती है। तो हमें भूल से बचाव के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान, जब हम इस लेखांकन में अंतिम खाते तैयार करते हैं तो हमें संपत्तियों के बारे में पता चलता है, दायित्वों के बारे में पता चलता है, कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं और हमारे पास कितने रोकड़ हैं, ये समस्त चीज़ों का पता चलता है, जिससे कि वास्तविक स्थिति का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ऋण सुविधा, और आपको बता दें कि जब हमारे लेखा बही चुस्त दुरुस्त हो, पुस्तपालन की क्रियाकलाप अगर सही तरीके से चल रहा है तो वह जब भी हम बैंक के पास जाते हैं ऋण के लिए तो वो हमारे लेखा पुस्तपालन को देखता है, उसे विश्वास होता है और वो हमें ऋण देने में कोई कोताही नहीं बरतता है, हमें उपलब्ध करा देता है, अर्थात हमें ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। अगर व्यवसाय आपका साझे का है तो विश्वास एक दूसरे साझेदार को होता है और यह उसमें बड़ा ही सहायक होता है, क्योंकि सभी चीज़ें लिखी रहती हैं, वह भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, और दोनों के बीच चूँकि व्यवसाय जो होता है वो विश्वासाश्रित
अनुबंध के आधार पर ही होता है, और उसके लिए आवश्यक है कि यह पुस्तपालन हुआ हो, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है, साझेदारों में सहायक होता है, साझेदारी में सहायक होता है। खर्चों पर नियंत्रण, चूंकि व्यय का पता हमें चलता है, हम व्यय खाता बनाते हैं, वेतन खाता बनाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमने वित्तीय वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष में कितना व्यय किया, उसके पिछले वित्तीय वर्ष में कितना हमने व्यय किया है, तो हम उस पर नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं और उसके नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला है तुलनात्मक अध्ययन। हमारे पास जब कई साल के डाटा होते हैं तो हम उन डाटाओं को एक साथ ला करके पिछले से पिछले पर, और हम उसकी तुलना कर सकते हैं। और तुलना करने के बाद प्यारे बच्चे, आपको पता है, आप ये जान जाइए कि जब हम किसी चीज़ का तुलना करते हैं तो हम उसके गुण, दोष इत्यादि सभी की हमने कहाँ कमी किया, हमें कहाँ उसको अच्छा करना था, कहाँ हमने बेहतर किया, तो उसका कितना रिजल्ट कैसे प्राप्त हुआ, इसके लिए पुस्तपालन आपको बहुत ही सहायता पहुंचाता है, काफ़ी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और विवादों का है, जब अगर कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है देनदार से, लेनदार से, या आपस में साझे के बीच, और यह मामला अगर कहीं कोर्ट में जाता है, तो वह जज भी प्रमाण के स्वरूप आपके पुस्तपालन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मांगता है, और उसी के आधार पर वो फैसला देता है। तो यह विवादों के हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह वैधानिक प्रमाण है। कोई भी प्रतिष्ठान अगर इस प्रकार का लेखा पुस्तपालन नहीं किया है, लेखांकन नहीं किया है, तो वह अपने वैधानिकता का प्रमाण कहीं नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसे वैध माना गया है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख करके पुस्तपालन करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज के जिन जिन प्रकरणों पर हमने चर्चा किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के क्रम में हम आपको गृह कार्य देते हैं। पहला है प्रारंभिक बहियों के आपको नाम लिखने हैं। दूसरा, पुस्तपालन के लाभ अथवा महत्व को आपको संक्षिप्त में लिख लेना है। और इसी के साथ आज का यह वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।